नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ हैं व्यालोक पाठक जी। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं व्यालोक जी का। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। दर्शकों, राहुल गांधी चुनाव चल रहा हो या चुनाव न चल रहा हो, देश में हो चाहे विदेश में हो, जब भी मुंह खोलते हैं कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि उसके बाद राहुल बाबा लगातार चर्चा में रहते हैं, निशाने पर रहते हैं और अदालतों में माफी मांगते हुए घूमते हैं। मजाक की बातें उनको लेके कितनी कही जाती हैं, कितने मीम बनते हैं, ये अलग है, ये बोनस है। इस बार राहुल गांधी ने इस देश के संस्थानों पर लगातार वो अविश्वास प्रकट करते रहे। उनको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, उनको इस देश के कोर्टों पर भरोसा नहीं, उनको इस देश की किसी एजेंसीज पर भरोसा नहीं। और अब उन्होंने अकादमिक लोगों पर एक ऐसा बयान दिया। उन्होंने कहा कि साहब, इस देश में पिछले 10 सालों से जो भी वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, वो एक खास संगठन, उनका सीधा सीधा आरोप था कि आरएसएस के लोगों को वाइस चांसलर पूरे देश में बनाया जा रहा है। अकादमिक लोगों ने इसका संज्ञान लिया और अब 200 से ज्यादा वाइस चांसलर्स ने राहुल गांधी के खिलाफ एक कड़ी चिट्ठी लिखी है और उस पर 200 के लगभग वाइस चांसलर्स के हस्ताक्षर। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके इकोसिस्टम को हस्ताक्षर करने का बड़ा शौक है। 2014 से पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वीजा न देने के लिए अमेरिका को चिट्ठी लिखने की बात हो, प्रधानमंत्री बन जाने के बाद अवार्ड वापसी गैंग, आप सबको याद होगा, अकादमियों में पुरस्कार लौटाने वाली जो कवायद थी इनकी, तो ये जब तब हस्ताक्षर करते रहे। अब 200 वाइस चांसलर्स ने इस देश की अलग अलग विश्वविद्यालयों के, वो राहुल गांधी के खिलाफ एक हस्ताक्षर करके कड़ी चिट्ठी लिखी है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि आप सिर्फ आरएसएस से जुड़े हों, एक संगठन से जुड़े हों, तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं। ऐसा क्यों सोचा राहुल गांधी? ये ख्याल उनके पास आते कहां से? राहुल भाई, अब सारे वाइस चांसलर्स आरएसएस के हैं, राहुल गांधी को इस तरह से ख्याल आते कहां से हैं? और ये वही राहुल गांधी हैं जिनका चहेता इस समय एक ऐसा अराजक व्यक्ति बना पड़ा है जो कभी लाल चड्डी वाला था, जिसने सेना को बलात्कारी कहा था और खुद सेना तक पर सवाल उठा चुके हैं। तो अब ये संस्थानों पर सवाल उठाते उठाते अब यूनिवर्सिटियों तक पहुंचे हैं। और ये जो 200 हस्ताक्षर वाली चिट्ठी है, इसको कैसे देखते हैं? बाकी बातों से पहले थोड़ी सी मैं आपकी प्रशंसा कर दूं कि बड़े भाई होने का जो लाभ और लुत्फ उठाते हैं अवनीश भाई दर्शकों, उसकी वजह से सुबह सुबह मुझे इस विषधर राहुल के बारे में बात करनी पड़ती है। अमूमन मैं इस तरह की चीजों से बचता हूँ। सुबह का वक्त बड़ा अच्छा होता है, अच्छी बातें याद की जाए। अब जिसके मुंह में बवासीर है, जो जहां तहां कुछ कुछ करता रहता है, उसके बारे में सुबह सुबह क्या बात की जाए। बहरहाल बड़े भाई का आदेश है तो उसको टाला नहीं जा सकता। ये जो चिट्ठियों की बात है उस पर बाद में आएंगे, पहले जरा राहुल का विश्लेषण किया जाए, उस विषधर का विश्लेषण करें। एक बच्चा पैदा होता है किसी राजघराने में। अभी विषधर से पहले जरा एक और न्यूज आइटम है, उस पर मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा। कल आम आदमी पार्टी का जो जिहादी विधायक है अमानतुल्लाह खान, और शायद उस पर भी 10-20 मुकदमे हैं, जेल जाता है आता है, अभी उसकी क्या स्थिति है मुझे नहीं पता, शायद जमानत पर होगा। उसके बेटे ने कल नोएडा में मारपीट की है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल पंप वाले ने लाइन तोड़कर साहब की गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरा या डीजल नहीं भरा। विषधर राहुल और जिहादी विधायक के बेटे में कोई अंतर नहीं। विषधर ने भी यही देखा है बचपन से कि बड़े बड़े लोग, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भाई कांग्रेस का तो एक समय जलवा था ना। भारतीय वायुसेना के विमान में जिस विषधर का जन्मदिन मनता हो, उसके बारे में और क्या कहा जाए कि भाई जन्मदिन है तो प्रधानमंत्री हैं, दादी हैं तो लाओ, विमान लाओ। नेवी के विमान से पिकनिक मनाई जाती थी। इसका बाप जो था, जिसको जबरन शहीद बनाया गया है, जबरन बलिदानी बनाया गया है, भारत रत्न तक दे दिया गया है, वह व्यक्ति एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक जाते हुए मुख्यमंत्री बदल देता था। इसकी दादी ने, इसके परनाना ने 356 का कितनी बार घटिया इस्तेमाल किया, जबरदस्ती क्या क्या किया, वो सब
प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं इस बार, और इस बार वो खुल के बोल रहे हैं। मतलब अभी तक तो उन्होंने थोड़ा बहुत लिहाज किया था, लेकिन अब वो कोई लिहाज नहीं कर रहे हैं, और वो जनता को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 10 साल में उन्होंने देख लिया कि भाई उसी व्यक्ति को लोग तानाशाह बताए जा रहे हैं, और ये सब कौन लोग थे। तो विषधर ने बचपन से ये देखा है। उसी तरह अकादमिक नियुक्ति, भाई उसकी दादी ने अपने बाप के नाम पर, उसके परनाना के नाम पर एक पूरी यूनिवर्सिटी कायम की थी, और उसमें योग्यता और न्यूनतम योग्यता ये सब क्या चीजें होती हैं साहब। आप 1969 से जेएनयू का इतिहास देख लीजिए, कौन कौन लोग बैठे हुए हैं। पता चला कि जो कभी, जिसको संस्कृत नहीं आती है, इस देश के गड़बड़ झाले को समझिए। जिस रोमिला आंटी को संस्कृत नहीं आती है, वह एंशिएंट हिस्ट्री की सबसे बड़ी विदुषी है। इससे झन्नाटेदार थप्पड़ भारतीय अकादमिक जगत के ऊपर क्या होगा। जिस डीएन झा को संस्कृत आती है, नहीं आती है, जिन्होंने केवल सेकेंडरी सोर्सेज से बातें की, उन्होंने कह दिया कि भाई ऋग्वेद में 52 या ब्राह्मण जो भी थे वो गौमांस भक्षी थे, और उसके बाद लोग लेके उड़ गए। 5000 साल पुरानी, 6000 साल पुरानी सभ्यताएं निकल रही हैं। राखी गढ़ी हो, बागपत हो, लाक्षागृह हो, वारणावत का ही उल्टा रूप है ना, बिगड़ा हुआ रूप है बागपत। और अभी भी आप आर्यन इन्वेजन के सिद्धांत को माने चले जा रहे हैं। अभी भी अकादमियों में क्या पढ़ाया जा रहा है कि आर्य दूसरे देश से आए थे, घोड़ा लेकर टप 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 आए और उन्होंने इस देश की द्रविड़ सभ्यता को खत्म कर दिया। साहब 6000 साल पहले की सभ्यताएं निकल रही हैं। आर्यों का यहां से विस्थापन, वह सिद्धांत आपके तथाकथित वैज्ञानिक इससे भी खत्म हो चुका है, लेकिन आपका अकादमिक जगत अभी भी पढ़ा रहा है। 10 साल में थोड़ा बहुत बदलाव जो इन लोगों ने किया होगा वो किया होगा, हालांकि वह एक इतर विषय है, क्योंकि इनके तो दक्षिण टोला तो और महान है। इनकी तो एचआरडी मिनिस्टर बोल देती है नहीं साहब हम तो कम्युनिस्टों के साथ काम कर रहे हैं। देखिए ना, लिस्ट देखिए, और ये विषधर देखिए, इसकी ऑडेसिटी देखिए, इसकी अमान्यता देखिए, इसका पातित्य देखिए, इसकी मूर्खता देखिए, और इसका अहंकार देखिए। जो व्यक्ति खुद 12वीं फेल है, जी हाँ, राहुल गांधी अपने साथ कितनी भी डिग्रीज बटोर ले और कुछ भी झूठ बोल ले, वह बेसिकली 12वीं फेल है। सेंट स्टीफेंस में उसका जो एडमिशन हुआ था वह किस कोटे से हुआ है वो देख लीजिए, और सेंट स्टीफेंस में क्या उसने पढ़ाई पूरी की। उसके बाद जब उसको विदेश भेजा गया तब क्या हुआ। सुब्रमण्यम स्वामी इस पर बहुत कुछ बोल चुके हैं, लूज कैनन है, लेकिन उन्होंने बताया है पूरे देश को। तो अकादमिक नियुक्तियां जो थी वो विषधर ने बचपन से देखी है। कोई नाच रही है, मुझे फलाने का अध्यक्ष बनना है, प्लीज प्लीज प्लीज, तो इसकी मम्मी प्रधानमंत्री थी, उसको बना दिया। कोई बहुत अच्छी सब्जी इसके यहाँ बनाता था, बहुत बढ़िया मटन चिकन बनाता था, उसने कहा कि सोनिया जी मुझे फलाना बनना है, इसकी मम्मी ने बना दिया जब वो प्रधानमंत्री थी। इसके बाप ने वैसे ही नियुक्तियां की। इसके परनाना ने क्या किया, अचानक उसके किसी दोस्त या महिला दोस्त के मन में आया कि जवाहर जवाहर मुझे ना थोड़ा विदेश जाना है। अरे विदेश जाना है, ये लो यहाँ के एम्बेसडर बन जाओ या यहाँ की एम्बेसडर बन जाओ। ऐसे जिसने देखा है बचपन से पूरी नियुक्तियों को, वो क्या कहेगा। प्लस ये जो करेले पर नीम चढ़ा अभी इस चुनाव में आप देख रहे हैं, वो इसलिए कि अर्बन नक्सल्स ने, पहले क्या था कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट जो थे वो एक दूसरे पर आश्रित थे। कम्युनिस्ट हमेशा से अमर बेल रहे हैं, वह उस सिस्टम को चूसते हैं जिस पर वो आश्रित रहते हैं। कांग्रेस के साथ उनका समझौता था, भाई इधर का मामला तुम देखो, राजनीति और बाकी चीजें हम संभालेंगे। ये इकोसिस्टम जो था बहुत अच्छा चल रहा था, पूरे देश में बड़ी शांति से लूट खसोट, भ्रष्टाचार, गंदी बातें पढ़ाई जाना, अपने गौरव से घृणा करना, अपने धर्म से घृणा करना, ये सब बहुत कुछ सिखाया जा रहा था। अब एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आता है और अचानक से इस पूरे सिस्टम में खलबली मचा देता है।
क्या करेंगे गिरोही, और वही हो रहा है। बिल्कुल। और आपने जब राहुल गांधी के इस माहौल की बात की तो बिल्कुल ऐसा होता है। ये नौकरशाहों पे जो लड़के होते हैं वो देखते हैं कि बड़ा से बड़ा दरोगा जो है वो शहर कोतवाल लाके सलामी ठोक रहा है, सब्जियां पहुंचा रहा है, मेरी मम्मी को सर सर कह के बोल रहा है, तो वो जिस दिन सड़क पर निकलता है तो वो जिहादी जो दिल्ली वाला विधायक है उसका लौंडा हो जाता है और गाड़ियां लोगों पर चढ़ा देता है, पुलिस वालों को तुम तड़ाम करके बोलता है। इस तरह की बदतमीजियां होती हैं। निश्चित तौर पर ये परवरिश का मामला है। और यहाँ व्यालोक भाई, ये वही पंडित नेहरू का सत्ताई छायावाद मैं उसको कहता हूं, जिसके तहत ये कम्युनिस्ट पैरासाइट की तरह जीते रहे, अकादमियों में जगह लेते रहे। और आपने रोमिला थापर और अंतहीन सिलसिला ऐसा जिसको कौआ क न पता, वो जो है कहीं का अध्यापक बना पड़ा है, इस तरह की बातें रही हैं। विषय विशेषज्ञता तो छोड़ दीजिए, और चाटुकारिता की क्या हद है दर्शकों। श्रीमती इंदिरा गांधी, आहा, आप सोचिए इस देश में। अच्छा, आपने एक बात कही ना कि वो कोई नाचने वाली को कुछ बना दिया, किसी उनको घूमना था विदेश कुछ बना दिया। इसके उदाहरण यहीं भरे पड़े हैं। और ये जो 200 की लिस्ट है जिन्होंने कड़ी चिट्ठियां लिखी हैं, इसमें साहित्य अकादमी भी शामिल है, इसमें संगीत नाटक अकादमी भी शामिल है। क्योंकि राहुल गांधी ने उन सबके खिलाफ, ऐसी जितनी नियुक्तियां हैं उन सबके खिलाफ ये बात कही है कि योग्यता के आधार पर नहीं, किसी और, जैसे हमारे नाना, बाबा, दादी और पापा करते रहे, मम्मी करती रहे, वैसे ही हुआ। आप सोचिए जरा दर्शकों, आप भी, इस देश में चाटुकारिता कितनी हुई है। कलाकार का नाम मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, चलिए शुरू ही कर देता हूं। उस्ताद अमजद अली खान के आहा, बहुप्रचारित नाम। उन्होंने 2 रागों की रचना की इसी देश में, और एक राग का नाम प्रियदर्शनी। आप सोच सकते हैं, प्रियदर्शनी राग की रचना अमजद अली खान ने किसको समर्पित किया? श्रीमती इंदिरा गांधी को। और यहीं तक मामला नहीं रुका व्यालोक जी। जब बेटे राजीव गांधी जी आए तो उन्होंने एक और राग की रचना की, राग पुष्प कमल। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राग बनाना चाहिए उनको, और उस राग को उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को समर्पित किया। तो रागों की रचना। अब इसके बदले मिला क्या होगा? इसके बदले अकादमिक पुरस्कार मिले, उसके पद्मश्री है, ये श्री है, वो श्री है जी। अमजद अली खान चूक नहीं कर सकते हैं। देखिए, जो साइकोफैंट्स होते हैं वो कभी चूकते नहीं। पुष्प कमल, राजीव, राजीव नयन, राजीव का अर्थ कमल साहब, पूरा उन्होंने सोच बूझ के किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दरबारी कलाकारों से लेके संस्थानों के अध्यक्ष तक की ये कंडीशनिंग और इस तरह की परवरिश राहुल गांधी ने देखी है। तभी शायद उन्हें ये नहीं पता कि गुण और दोष के आधार पर इस तरह की नियुक्तियां होती हैं, मेरिट के आधार पर इस तरह की नियुक्तियां होती है। अच्छा व्यालोक जी, कम्युनिस्ट इस कदर हावी हो गए हैं कांग्रेस पार्टी पे कि अब ये पूरी तरीके से जो एक एक बर्ताव है, राहुल गांधी के एक एक सेंटेंस है, उनका एक एक एक्शन है, ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे भाई हम कांग्रेस और कम्युनिस्ट को आपस में अवैध संबंध रखते हुए देखते थे। हम तो, मैं तो उसको लिविंग रिलेशनशिप कहूंगा। 4.5 साल सत्ता के साथ मौज लेना, बेड शेयर करना, जी हाँ, वैचारिक और राजनीतिक बेड शेयर करना, और चुनाव से ठीक 6 महीने बाद 3 तलाक दे के एक बार फिर विपक्ष की भूमिका में चुनाव में आना, और जैसे ही कांग्रेस की सरकार बन गए, लेफ्ट जाके फिर उसी कांग्रेसी डबल बेड और बेडरूम में जाके घुस जाते थे, फिर 4.5 साल सत्ता का आनंद। लेकिन ये करते करते अब कांग्रेस पूरी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी हो चुकी है। कुछ नाम और नया सुझाइएंगे क्या? ये दिवालियापन, ये कंगालीपन कांग्रेस के पास कहां से आई? भले कांग्रेस कांग्रेस किसी दर्शन आधारित पार्टी न हो, मैं नहीं मानता, कांग्रेस के पास कोई दर्शन नहीं है, लेकिन कम से कम एक बड़ी राजनीतिक पार्टी तो रही है, एक लंबे समय के इतिहास रखने वाली पार्टी तो रही है। फिर ये कंगालीपन कहां से आया कि कम्युनिस्ट जो पैरासाइट थे वो पैरासाइट छोड़ दीजिए साहब, किराएदार ही अब कब्जा करके बैठ गया, कह रहा है कि साला मेरा मकान है। आई एम सो सॉरी, मेरे मुंह से आज एक अच्छा शब्द भी निकला है, ये कांग्रेस जो भी करा दे साहब। केवल कम्युनिस्ट नहीं, मुस्लिम लीग भी पूरी तरह घुस चुकी है। और कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग, यानी कम्युनिस्ट जिहादी गठजोड़, उस पर
फिर अलग चर्चा होगी। हमने कम्युनिस्टों की कहानी में बताया भी है कई बार। इस पूरे प्रश्न का जवाब एक नाम है और वह है विषधर राहुल। देखिए, इसका परनाना जो था, दुर्भाग्यवश हिंदू। जवाहरलाल नेहरू भी वामपंथी थे, सीधी बात है, और कहा ही जाता था कि लेफ्ट को लेके, लेफ्ट के आइडियाज। मैं दरअसल, आप समय इतना कम देते हैं ना कि मैं ठीक से गरिया नहीं पाता हूं। अब देखिए, सुभाष बोस तक को इन लोगों ने, इन चाटुकारों ने वामपंथी करार दिया। भगत सिंह को कोऑप्ट करने की कोशिश चल रही है और लगभग कर लिया, या जो भी, वॉटेवर। खुदा न खास्ता किसी दिन ये ना कहें कि बमतुल बुखारा वाले वो जनेऊधारी जो पंडित जी थे, चंद्रशेखर आजाद, वो भी दरअसल कम्युनिस्ट थे, क्योंकि नाम तो वही था ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी। सोशलिस्ट भी थी, रिपब्लिकन भी थी। और वो लोग तो ऐसे ऐसे प्रयोग करते थे भाईचारा लाने के, जो बेहद हास्यास्पद थे, क्योंकि सब 17, 18, 19 साल के लड़के थे और उसमें मैच्योरिटी लेवल 2-3 लोगों में ही थी। खैर, वो चला गया। ये जवाहरलाल हो या इंदिरा हो या राजीव तक, राजीव हालांकि, मतलब इसको जिस तरह मीम वगैरह बनाए जाते हैं, अगर राजीव के समय में सोशल मीडिया होता तो राजीव की दुर्गति इससे अधिक होती। वो सचमुच का पप्पू था, ये तो विषधर है। राहुल गांधी सीरियसली कुछ भी नहीं जानते थे और उनके दून के दोस्तों ने उनको चलवाया। लेकिन फिर भी वो, चाहे वोट का मंजर हो, चाहे देश की जनता बुड़बक बन रही थी, ये खास बिहारी टर्म मैंने अभी दिया, या बेवकूफ बन रही थी, या जो भी, उन लोगों का नियंत्रण था कांग्रेस पर भी और अपने इकोसिस्टम पर भी। विषधर की बात कौन मानेगा साहब? विषधर तो मतलब खुद ही, हमारे यहाँ बिहार में एक टर्म है लबड़ा, और आप उसको जानते होंगे, लबड़ा माने क्या होता है। तो विषधर तो खुद लबड़ा है। अब सोचिए, उसकी भारत जलाओ यात्रा चल रही है, उसमें उसके जो लଗୁए भगुए हैं, वो महिला नेत्रियों का दरवाजा खटखटाते हैं, दारू पी के हंगामा करते हैं। तो इससे आप विषधर के बारे में एक नेता के तौर पर क्या समझते हैं? कर्नाटक में वह जिसके साथ रहा, वहां का जो हाल है सो है ही। बिहार में उसने सासाराम से पॉक्सो एक्ट में बाकायदा एफआईआर हो चुकी है साहब, उसको बनाया है अपना उम्मीदवार। और कल को वो अगर उसका पर्चा खारिज होगा और तब ये कहेंगे कि मोदी जी वह करवा दिए। तो ये जो पूरा मसला है ना, इसका, इस पूरे इकोसिस्टम से इसकी पकड़ छूट चुकी है। और अब वो इकोसिस्टम का जो अजदहा है, जो अजगर है, जो ड्रैगन है, ड्रैगन से मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो भी आप लोग समझ ही रहे होंगे, दर्शक, प्रिय दर्शक। उसने कांग्रेस के पूरे तंत्र पर कब्जा कर लिया है। आप दिल्ली में उस व्यक्ति को टिकट मिलना देखिए। आप राहुल के पिछले, राहुल असभ्य था, राहुल च्युत था, राहुल पतित था और है, लेकिन इधर बीच जो उसकी भाषा है और 5 साल पहले की भाषा देखिए, बहुत अंतर है। क्योंकि अभी उसकी भाषा कौन लिख रहा है? जयराम रमेश सबसे बड़े प्रशिक्षक हैं और बाकी पूरा जेएनयू गैंग है। आप चाहेंगे तो नाम लिया जा सकता है, लेकिन नामों से उसका क्या लेन देन। उसकी बहन के जो अभी दाहिने हाथ बने हुए हैं वो जेएनयू के हैं भाई साहब, और वो क्या क्या कर रहे हैं वो सब देख ही रहे हैं। कभी पुलिस वालों से मारपीट करते हैं, कभी कहीं कुछ कर देते हैं, और यही चल रहा है। इसलिए इस तरह की घटिया बातें, इस तरह की वाहियात बातें राहुल बोल रहा है। बिल्कुल, और आपने सासाराम का उदाहरण दिया। व्यालोक जी, आपके साथ ही प्रारंभ पर हमने चर्चा किया, और निश्चित रूप से पॉक्सो एक्ट में अगर वो कंफर्म है, उसका पर्चा खारिज ही होना है, तो कांग्रेस का जो ये पूरी, और उसके बाद इंदौर, और उसके बाद सूरत, ये सिंड्रोम जो है वो तो पहुंच रहा है वहां, बिहार भी पहुंच रहा है, ये बात भी साफ है। अच्छा, एक चीज आप देखिए, राहुल गांधी की न्याय यात्रा में बहुत गंभीर सवाल है। राधिका खेड़ा का मैं जिक्र कर रहा हूं दर्शकों, जिस तरह से लग्जरी गाड़ियां चल रही थी, वो ट्रक चल रहे थे जिसमें शयन कक्ष से लेके स्नानागार तक सारी चीजें, सारी व्यवस्था थी, है ना। जयराम रमेश ही है
जो घूम घूम के दिखा रहे थे, और वहां से राधिका खेड़ा, जिन्होंने एक लंबा समय कांग्रेस को दिया, और शराब उनको ऑफर की जाती है, दरवाजा रात में खटखटा दिया जाता है। आगे क्या कहा जाए? तो इस तरह का ये पूरा जो मोडस ऑपरेंडी है, वो भी बता रहा है कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की जो सस्ती टपोरी वाली भाषा है, प्रधानमंत्री को तुम तड़ाम करना लगातार। और यही वो नैतिक अधिकार अवनीश और ब्यालोक को मिल जाता है कि जब इस सार्वजनिक मंच से हम भी कहें कि राहुल गांधी एक बदतमीज आदमी है। ये साफ तौर पर अब कहा जा सकता है। चुनाव जिस तरफ जा रहा है, तीसरे फेज का पोलिंग हो चुकी है, अब ये विकलांगता मानसिक लगातार और बढ़ती जानी है कि इसमें कुछ घटाव देख रहे हैं आप? मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, आपका प्रिय। नहीं बढ़ेगी। ये विकलांगता जो है, विकलांगता नहीं मैं जहर कहूंगा, जहर की मात्रा बढ़ती जाएगी। उसके साथ के जो गेहूं, करैत, धामिन, मैं जानबूझकर देसी नाम ले रहा हूँ, हाइपर भी कह सकता था, कुछ अंग्रेजी नाम भी, लेकिन देश के लोग इसको समझें। उसके आसपास के सब वही हैं। और जो सबसे जहरीला सांप होता है अमेजन के जंगलों का, वो है विषधर राहुल। उसके विष की कोई काट नहीं है। बिल्कुल बढ़ते ही जाना। और यह बढ़ेगा। और आप यह देख लीजिए कि कल या परसों वह किसी सो कॉल्ड नुक्कड़ सभा में बोल रहा है कि ओबीसी को किस तरह से इस देश में प्रताड़ित किया गया। वह लगातार तोड़ने की कोशिश कर रहा है, बावजूद इसके कि 60 साल तक वो रहा। उसकी आखिरी सरकार में उसकी मम्मी ने 4 साल पहले जातीय जनगणना करवाई, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। दिक्कत यह है कि अब के अल्पजीवी समय में जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, तब तक विषधर राहुल कुछ और मुद्दा दे देगा, कुछ और बोल चुका और जनता उस पर कूद जाएगी। दिक्कत यह है कि हमें रोज रोज ये बताना पड़ता है कि राहुल गांधी कितना जहरीला है। हमें रोज रोज बिहार के बारे में ये बताना पड़ता है कि फिलॉसफी पर जो लोग लालोट हैं, वो एक बार उसके पूरे सिस्टम को समझें। हमें यूपी में बताना पड़ता है कि अभी भी लाल टोपी के जो समर्थक हैं, वो दरअसल कितनी बड़ी और घातक भूल कर रहे हैं। उसी तरह हमें पूरे देश को बताना पड़ता है कि ये लोग, किसी को सत्ता दीजिए, कोई मतलब नहीं है, मोदी जी भी जाएंगे, एक दिन जाना ही है, लेकिन आप देश की जड़ जो खोद रहे हैं उन लोगों को पहचानिए और उनको अलग कीजिए। और हर एक मतदान का जो भी चरण है, जहां भी हैं लोग, वो कस कर वोट दीजिए। बिल्कुल। और ब्यालोक जी, आपने कहा कि हमें बताना पड़ता है, हम आप मिलकर ये जिम्मेदारी, जो भी हमारा गिलहरी प्रयास है, हम ये करते रहेंगे। दर्शक बहुत अच्छा आशीर्वाद देते हैं, इस तरह की बातों को लगातार हम करते रहेंगे। और दर्शकों, आप सोचिए, इस देश की स्थापित मीडिया का स्तर क्या हो चुका है। अगर उन्हें काम पर ही बात करनी है, तो सत्ता के लिए आवाज उठाइए, सवाल उठाइए, जितने मर्जी सवाल उठाइए, लेकिन क्या आपने कहीं भी किसी भी चैनल पर या किसी भी सो कॉल्ड, जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, जिन्हें मैं बुद्धिखोर कहता हूं, राहुल गांधी अपने पार्टी के मैनिफेस्टो में अगर लिख देते हैं कि 1 लाख रुपए खटाखट देंगे, कहां से देंगे, ये सवाल कहीं चर्चा आपने सुनी? क्या ये सवाल नहीं होना चाहिए कांग्रेस? लेकिन नहीं, सवाल तो पूछने के लिए नरेंद्र मोदी बने हैं, और सवाल हमेशा दूसरे की तरफ। ये होता है इकोसिस्टम। और यही इकोसिस्टम जब कब्जा कर लेता है, तो अकादमियों में इनकी भर्तियां होती हैं, जिन्होंने इनकी मम्मी के जूते साफ किए हों उनकी भर्तियां होती हैं, जिन्होंने पिता का नैपी धोया हो उनकी नियुक्तियां होती हैं, और क्या क्या होता रहा है, राग बनते हैं, और इस तरह की नियुक्तियां होती हैं। और वहीं से राहुल गांधी जैसी समझ वाले बच्चे पैदा होते हैं। उनकी परवरिश उसी माहौल में होती है, जिनको लगता है कि मेरी दादी जो करती थी वही तो आज भी होता है, मेरे नाना जो करके गए वही तो भारत में आज भी होता है। और इसीलिए उन्हें 2014 से इस देश में मतदाताओं के स्तर पर, जनता के स्तर पर जो कुछ बड़ा बदलाव हो गया है, वो समझ में नहीं आता। वाकई राहुल गांधी जब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं, तो वो अपने बाप की जागीर समझते हैं इस देश को। उन्हें नहीं पता कि 2014 से बाप की जागीर खत्म हो चुकी है, इस देश का मतदाता जाग चुका है। ब्यालोक भाई, आपने हमें समय दिया, और आपने कहा कि इतना कम समय देते हैं। मुझे पता है, ये कहते हुए आपने
दर्शकों को इस बात के लिए भड़का दिया है। मैं आरोप लगा रहा हूं आपको कि आज मैं इस वीडियो पर बहुत ज्यादा डांट खाऊंगा। हाँ हाँ अवनीश जी, आप बिल्कुल समय नहीं देते, लेकिन दर्शकों आप ही कहा करते हैं छोटे वीडियो बनाइए, चुनाव का मौसम है और प्रारब्ध आपका जमीन पर है। रोज इस चैनल पर, आपके अपने चैनल पर ग्राउंड से एक रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। मैं अभी भी फील्ड में हूं और 42-43 डिग्री टेम्परेचर पर निकलकर जमीन की महक, जमीन की गर्मी, चुनावी गर्मी आप तक लगातार पहुंचाता रहूंगा। बस ये स्टूडियो में बैठ के अंतिम वीडियो है, वो भी आप टेम्पोररी स्टूडियो देख रहे हैं, वो वाला बैकग्राउंड नहीं देख रहे हैं। हो सकता है अगला कोई वीडियो इसी तरीके से स्टूडियो की जगह पेड़ की छांव में बने, लेकिन अगर आपको जमीन का असली तापमान जानना है, क्या चल रहा है इस चुनाव में, खामोश चुनाव बिल्कुल नहीं है, चुनाव बहुत तेज बोल रहा है। सारे वीडियोस लगातार देखिए। व्यालोक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ मुझे और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।